हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं ग्राफ को लेकर। ग्राफ 1D का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। तो ग्राफ के हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम या वेलोसिटी वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, इन सभी का देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक समझाता हूँ ग्राफ को लेकर बेसिक। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ग्राफ को लेकर बेसिक बातें करते हैं। बेसिक आइडिया अबाउट ग्राफ, ये आप हेडिंग डाल लीजिए। यहाँ पे आज से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ के पार्ट। ये आप जानते हैं कि ये आखिरी पार्ट बचा हुआ है ग्राफ को लेकर, और ये फिर इस तरह से आपका 1D चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर नोट्स के साथ आप बनाएंगे, पढ़ेंगे, तो आई गेस आपको नीट बेसिक जो चीज़ें आती हैं वो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्राफ को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c का जनरल, ये एक जनरल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है। जनरल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है ये, जो आपको ध्यान रखनी है। पहला इक्वेशन बात करें एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। इस इक्वेशन में ये वाला y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, x यहां पे x कोऑर्डिनेट पे जो भी चीजें हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे c यहां पे y इंटरसेप्ट होता है, यहां पे लिखेंगे y इंटरसेप्ट होता है। एम यहां पे स्लोप होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज जान जाइए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, यानी कि जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा उसका हमेशा यही रिप्रेजेंटेशन होगा। इस ग्राफ को हम लोग लीनियर ग्राफ भी कई बार बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। सपोज करें कि हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रखा है, ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। अगर मैं कोई इक्वेशन लेता हूँ, सपोज करें कि मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन ले रहा हूँ स्ट्रेट लाइन का, मान लीजिए कोई भी एक स्ट्रेट लाइन में ले रहा हूँ यहाँ पे नॉर्मली। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे सिंपल ले रहा हूँ। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया, इसका इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इसका इक्वेशन होनी चाहिए, इसका अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो इसका इक्वेशन होनी चाहिए कुछ इस तरह से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा इस कर्व के लिए, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा ये वाला एंगल थीटा। अब हमें ये पता है कि m जो है वो क्या है, स्लोप है। क्या है वो, स्लोप है। बेसिकली हमने यहाँ पे लिख भी रखा है m जो है वो यहाँ पे स्लोप है। तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर मैं स्लोप की बात करूँ कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा यानी एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा तब ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। और जब थीटा की वैल्यू मतलब एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो रहा है तब समझ जाइए कि स्लोप जो है वो नेगेटिव हो रहा है। अगर आप यहाँ से देखिए तो जो थीटा की वैल्यू कुछ भी होगी, ये बात तो नॉर्मली समझ में आ रहा है कि इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री से तो ज़्यादा है। ये बात तो आप समझ सकते हैं। सो 90 डिग्री से अगर ज़्यादा है, इसका मतलब जो इसका स्लोप आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब मैंने यहाँ पे इक्वेशन माइनस लगा दिया है। अब इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ बनेगा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये वाला y होता है और ये वाला x होता है। ये वाला y कोऑर्डिनेट पे यानी ये y होता है और x कोऑर्डिनेट पे जो भी है वो x है। अभी तो हमने x ही ले रखा है तो x। यहाँ पे कुछ भी बदल सकते हैं, यहाँ पे v ले लो, यहाँ पे t ले लो, यहाँ पे s ले लो, यहाँ पे t ले लो। s मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी आप बदल सकते हैं। मैं एक एक करके अभी आपको समझाता जाऊँगा। खैर, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब ये हो गया। अब जरा समझिए हमने यहाँ पे माइनस क्यों दिया, फिर से बताता हूँ आपको।
थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर थीटा यानी जो एंगल होगा इसका अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोप मतलब m, जो हम लोग इस इक्वेशन में स्लोप की बात करें, यहाँ पे मैं स्लोप लिख देता हूँ, ये वाला पार्ट स्लोप है। स्लोप की दो वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है? जब उसका जो एंगल होगा उसकी 90 डिग्री से छोटी वैल्यू होगी, तब उसको उस स्लोप को पॉजिटिव कहते हैं। और जब 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू होगा तो स्लोप को नेगेटिव वैल्यू कहेंगे। स्लोप का एक और मीनिंग होता है टैन थीटा। स्लोप का एक और मीनिंग होता है टैन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा होगा उसको हम लोग यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, हम ये वाला एंगल क्यों नहीं लिए? ये भी तो एंगल ले सकते हैं। ये एंगल क्यों नहीं लिए? इसका कारण क्या है? ये वाला एंगल क्यों नहीं लिए? इसका कारण क्या है? जब भी आप एंगल लेंगे हमेशा एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले को एंगल लिया जाता है। जब भी आप एंगल मेजरमेंट करेंगे तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं एक्स एक्सिस से। वो थीटा पॉजिटिव में होता है, मतलब थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में होती है। अब यहां से अगर आपने चला तो थीटा जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। समझ आ रहा है क्या आपको? हाँ, तो ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप थीटा लेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक, वहां से ही काउंट करेंगे। ओके, थीटा यहां से ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इसकी स्लोप की वैल्यू कैसी हो जानी चाहिए? नेगेटिव। तो मैंने इसी इक्वेशन में y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी में माइनस एम रखा है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। c को थोड़ा समझते हैं, c क्या है? c यहाँ पे y इंटरसेप्ट होता है, यानी कि y एक्सिस के लाइन पे कहाँ पे कट होगा वो होता है c, यानी ये पॉइंट यहाँ पे c है। c का मतलब होता है y का लेंथ, y पे कहाँ पे कट हो रहा है उसको बोलते हैं। और ये हमेशा साइन के साथ आता है, प्लस है इसका मतलब प्लस साइन के साथ आएगा, माइनस होता तो माइनस साइन के साथ आता है, ठीक है। चलिए आगे और बात करते हैं, इसी तरह से और इक्वेशन लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक लेंथ ले रखा है। अगेन मैं इसको यहाँ पे बोलता हूँ, इधर वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, और ये वाला पोजीशन पे y ही ले रहा हूँ, इस वाले पोजीशन पे x ले रहा हूँ। सपोज करें कि हमने यहाँ पे दूसरा कोई ले लिया है, यहाँ से इस तरह से लिया हुआ है। अब इसका इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे जरा देखिए यहाँ पे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पहली बात तो ये लिख लेते हैं। दूसरी बात, क्या यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो तो प्लस में ही है, तो हमने यहाँ पे प्लस में दे रखा है। यहाँ देखिए y एक्सिस पे ये वाला जो हाइट होगा वो y इंटरसेप्ट होगा, यानी कि कहाँ कट हो रहा है? तो c पे कट हो रहा है। c पॉजिटिव है इसलिए ऊपर कट हो रहा है, अगर नेगेटिव होता तो नीचे कट होता। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो स्लोप होगा, फिर से हम लोग कहाँ से स्लोप लेते हैं? देखिए ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं एक्स एक्सिस से। तो ये जो थीटा आ रही है वो थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, और अगर लेस देन 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये स्लोप जो होगा वो कैसा होगा भैया? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे प्लस साइन के साथ आएगा, और यही इसका इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये दो ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, एक बार वापस से देखते हैं। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ये बन रहा है। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का स्लोप, देखो y तो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और x x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दो चीज देखना है, एक c और एक m। c यहां पे प्लस में है, इसका मतलब ऊपर कटेगा, y एक्सिस पे कट होगा जिस पॉइंट पे कट हो रहा है। और m क्या है? स्लोप है। तो स्लोप क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। यहां पे माइनस है, इसका मतलब थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसलिए यहां पे इसका एंगल है। और मैंने यहां पे लिख भी रखा है स्लोप कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है। आगे चलते हैं। ये अभी मैंने आपको बेसिक ही बता रहा हूं, सारी बेसिक बता रहा हूं। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैंने आपको एक इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी का इक्वेशन लिखने के लिए। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी का इक्वेशन लिखने के लिए अगर मैंने मान लो कि मैंने बोल दिया, तो कैसे करेंगे? कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे? इक्वेशन है, ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे ग्राफ? देखिए
कैसे करेंगे? यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, पहले आप कोऑर्डिनेट बना लीजिए इस तरह से, ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट यहाँ पे बना लो। अब यहाँ पर देखो, ऊपर वाला ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा y को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है x को, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला y है और ये वाला x है, तो ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हमें इसके बाद इस ग्राफ में हमें बनाते समय क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए? पहली चीज़ ध्यान रखो, ये -c है, दिख रहा है यहाँ पे, तो नीचे जाके कट होगा, नीचे जाएगा और किसी भी पॉइंट पे ले लो कि ये -c है, पॉइंट पे कट होगा, सिंपल। अब स्लोप जो है वो नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री से बड़ा होना है और एंगल को बड़ा होना है तो एक ही इक्वेशन बन रहा है, वो बनेगा ये वाली लाइन, ठीक, ये ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ में देखो, ये वाला जो इक्वेशन बना है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सॉरी y इज इक्वल टू माइनस mx माइनस सी। चेक करो, क्या c नेगेटिव में होना चाहिए? नेगेटिव में भी है, चेक हो गया। m जो है वो कैसा होना चाहिए? माइनस में है, इसका मतलब जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो देखो यहाँ पे तुम ऐसे लाइन सीधा खींच लो और एक्स एक्सिस से नेगेटिव वाइज में घूमेगा, ऐसा बोल रहा है, तो यहाँ से ऐसे घूम जाओ। क्या थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ क्या? तो अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसका मतलब जो स्लोप होगा जी इसका, वो कैसा होने वाला है? नेगेटिव। कैसा होने वाला है? नेगेटिव। इस लाइन के कहीं पे भी पॉइंट पे तुम चले जाओ, जैसे यहाँ पे चलते हो तो ये भी वैल्यू एक ही है, कहीं से भी कर लो, इस लाइन के कहीं से भी वो कर लो, कहीं से भी सीधी लाइन खींचो, एक्स एक्सिस बना लो और वहाँ से आप ऐसे चले जाओ। तो ये इसका इक्वेशन हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। अब आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो खुद करो, एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल। अब इसका आप खुद करिए, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, इसका बनाना है। बना पाएंगे? ट्राई करिए एक बार। चलिए एक बार मैं ट्राई करता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लीजिए, और यहाँ पे ये वाला पार्ट y है और ये वाला पार्ट x है, x है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो c कैसा है? नेगेटिव है, तो आप ले लेंगे भाई माइनस सी हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। c सबसे पहले देखा हमने कैसा है? नेगेटिव है, तो हम नीचे गए, क्योंकि y ये y इंटरसेप्ट होता है, तो मैं नीचे गया, y वाले पे गया लाइन पे, और नीचे गया कहाँ तक? किसी भी पॉइंट तक, तो ये माइनस सी हो गया, ये वाला पॉइंट माइनस सी हो गया। यहाँ तक हमने पॉइंट को मेंशन कर लिया कि ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा जो स्लोप है वो कैसा है? पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो अगर 90 डिग्री से छोटा होगा तो उस रिस्पेक्ट में आपको कैसे एंगल लेना पड़ेगा? तो ये इसका एंगल हो गया। अब आप देखो, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये लेस देन 90 डिग्री है, और अगर ये लेस देन 90 डिग्री है, इसका स्लोप कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। दैट्स इट, खत्म। समझ आया? अब ये यहाँ से कोऑर्डिनेट आप लेंगे। देखो सबसे पहले ये वाला y रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाला x, y की जगह पे कुछ भी बदल दो, x कर दो, यहाँ पे t कर दो, तो ये ग्राफ एज इट इज बन जाएगा। लेकिन आपको ऐसे बनाने आना चाहिए, ठीक है? चलो, अब मैं एक कंप्लीट बना देता हूँ और उसमें बता देता हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन सा ग्राफ कैसा कैसा बना है, उसको एक बार कंप्लीट और देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे। अगर मान लीजिए कि मैंने ये वाला बोला है, ये वाला बोला है, इसका मतलब क्या इस ग्राफ से इक्वेशन भी आप लिख पाओगे? डेफिनेटली ये वाला y है और ये वाला x है, ये नहीं बदल रहा है, तो इक्वेशन लिखना है y इज इक्वल टू एम एक्स। क्या m नेगेटिव होना चाहिए? देखो यहाँ पे नेगेटिव है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है,
और इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है इसलिए प्लस सी लिख लिया, तो ये इसका इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट मान लीजिए कि मुझे इसका इक्वेशन लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है, तो y इज इक्वल टू, इंटरसेप्ट क्या नेगेटिव में कट हो रहा है, नेगेटिव में कट हो रहा है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। जरा स्लोप चेक करते हैं, स्लोप कैसा होगा, थीटा, थीटा कैसी है, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, और ये 90 डिग्री से छोटा है इसलिए ये पॉजिटिव भी है। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो एक और ग्राफ ले लेते हैं इस तरह से, ये वाला ले लेते हैं। इस ग्राफ का इक्वेशन लिखना है, y इज इक्वल टू, क्या थीटा जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है, यानी प्लस एम एक्स प्लस सी बनेगा। और ये वाला और ले लेते हैं एक और, इस ग्राफ का इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, क्या यहाँ पे माइनस सी है और स्लोप देखें तो वो भी नेगेटिव है, तो माइनस एम एक्स माइनस सी, ये इसका इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का कोई भी इक्वेशन आपको बनाने आना चाहिए, ये मैंने चारों आपको ऐसे करके बना के बता दिया। ठीक है, आगे मान लीजिए कि वही स्ट्रेट लाइन की ही बात करें, y इज इक्वल टू एम एक्स ही केवल हो और c ना हो, या c हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं, 0 ले लीजिए या फिर इसको हटा दीजिए, सिर्फ y इज इक्वल टू एम एक्स है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा जी, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जरा देखो यहाँ पे, क्या वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होनी चाहिए, इस बार ओरिजिन से पास होगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ये बनेगा। और m क्या है यहाँ पे, m है यहाँ पे एंगल, m क्या है यहाँ पे एंगल, यानी स्लोप, स्लोप कह दीजिए, या फिर आप इसे tan थीटा, एंगल ही तो tan थीटा है। ठीक, आप यहाँ कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्राफ ओरिजिन से क्यों क्रॉस किया, क्योंकि वो इंटरसेप्ट नहीं था, प्लस सी नहीं था, जब प्लस सी 0 हुआ इसका मतलब ओरिजिन से कट होगा। ये वाली लाइन y को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाली लाइन x को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधी सी बात है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, क्लियर है। ठीक है, आगे चलिए, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको याद रख लेना आपको। पहला यहाँ पे मैं बात करूँ, y इज इक्वल टू x की अगर मैं बात करूँ, y इज इक्वल टू एक्स की ग्राफ की बात करूं, तो अभी हमने समझा कि ये वाली लाइन ओरिजिन से क्रॉस करते हुए जाएगी, ओरिजिन से क्रॉस करते हुए जाएगी, और ये वाली y है और ये वाला x है। ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनता है। ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा, kx कह लीजिए या फिर mx कह लीजिए, एक ही बात है, ज़्यादा अलग नहीं है इसमें। यहाँ पे मैं k की वैल्यू 1 ले रहा हूँ। सेकेंड अगर मैं बात करूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहाँ पर देखते हैं, ये वाला पार्ट y है और ये वाला पार्ट x है, और इसका ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो इसकी ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, इसकी ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसकी ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि ये वाली ग्राफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर अगर होगा तो ग्राफ ऐसा शक्ल होता है। या फिर प्रोपोर्शनलिटी हटा के कुछ कांस्टेंट टर्म दे दीजिए, y इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाइए कुछ कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ का शक्ल ऐसा होगा। जब भी y और एक्स स्क्वायर में कुछ ऐसा रिलेशन होगा तो ध्यान रखना हमेशा ग्राफ y इज एक्स स्क्वायर में कर्व नेचर का बनेगा। ठीक, थर्ड अगर मैं बात करूं कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है, तो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा बनेगा, अगर मैं यहां से देखूं, ये वाला x है और ये वाला y है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनता है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये y इज इक्वल टू के एक्स का ग्राफ बना, या फिर के एक्स क्यूब का ग्राफ, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनेगा। ये वाला होगा इसका y और ये वाला होगा इसका x। ठीक है, नेक्स्ट ये सब याद रखना है आपको, है ना। जब हम क्वेश्चंस इक्वेशंस जब बनाएंगे तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी तो जितने बन सकते हैं वो सब मैं कोशिश कर रहा हूँ बता दूँ आपको सारी चीज़ें। ठीक है, जितने भी इवन वाले होंगे, जितने भी ऑड वाले होंगे, ऑड वाले नंबर वाले होंगे, यानी ऑड नंबर
ऑड पावर वाले जितने होंगे उन सभी का इक्वेशन ऐसे ही बनता है, x की पावर में 3 या x की पावर में 5 या x की पावर में 7, ऐसे जितने वाले ऑड वाले होंगे उन सभी का ग्राफ ऐसा ही बनता है, उन सभी का ग्राफ ऐसा ही बनेगा। तो आप नोट पॉइंट करके ये लिख लीजिएगा, पॉइंट नोट पॉइंट करके जरूर लिख लेना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वैसे भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है ये छोटी छोटी, चूँकि ग्राफ हर जगह काम आता है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ग्राफ काम आने वाला नहीं है पूरे फिजिक्स में, हर जगह। चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लीजिए, सेमीकंडक्टर ले लो, करंट ले लो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ले लो, कोई भी चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स, कहीं पर भी हर जगह ग्राफ आपको तो है ही है, ग्राफ बनाने का आएगा, पूछा ही जाएगा, वर्क पावर एनर्जी हो गया, बहुत सारे चैप्टर हैं। अब x की पावर में y स्क्वायर है, इसका मतलब जितने भी इवन नंबर वाले उन सब का ग्राफ ऐसा ही बनेगा। जैसे यहाँ पे भी आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, यहाँ पे भी नोट पॉइंट करके लिख लेना है आपको, y x की पावर में 2, x की पावर में 4, x की पावर में 6 एंड सो ऑन, इस तरह से ढेर सारे होंगे। ठीक है, तो ये भी आप नोट करके लिख लीजिएगा। जितने भी ऑड वाले हैं उसका ग्राफ मैंने बताया, जितने भी इवन वाले हैं उन सब का ग्राफ मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ये दोनों साइड से बनता है ना, तो ये चीज़ें भी ध्यान रख लेना, ये दोनों साइड से बनता है, दोनों साइड से बन सकता है, मतलब मैंने अभी सिर्फ एक साइड ही लिया है, बनता तो दोनों साइड से अभी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो ये कितने ऑर्डर चल रहे थे भैया, 3rd 4th, अगर मान लीजिए कि मैं y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ पूछ रहा हूं, नंबर का कोऑर्डिनेट में, तो फिर से कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पे लाइन खींच दो आप पहले, उसके बाद एक तरफ आपने ले लिया x और इधर ले लिया y, ये वाला जो है वो y है और इधर वाला जो है वो आपका x है। तो y बराबर 6 है, तो y बराबर कुछ है, इसलिए y हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाली पॉइंट है ना y, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये वाली हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है y को। भाई इधर क्यों नहीं होगा, देखो ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे y बढ़ रहा है, समझ आ रहा है क्या, इसलिए y बराबर 6 का ग्राफ ऐसा बनेगा, y बराबर 6 का ग्राफ ऐसा बनेगा, y बराबर 6 का ग्राफ ऐसा बनेगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसी में ही बात कर लेते हैं 5th पॉइंट का, y बराबर x बराबर ऐसे ले लेते हैं, x बराबर 6 ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं इसका ग्राफ, तो x के पैरेलल होगा, कहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जहाँ 6 आ गया वहाँ पे लाइन सीधी खड़ा कर दीजिए भाई, ये हो गया 6 वाली पॉइंट। इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा x इज इक्वल टू 6 का ग्राफ होगा। क्लियर है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इसको एक एक चीज़ ग्राफ समझेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा आपके लिए। यानी कि x इज इक्वल टू 6 मतलब, x इज इक्वल टू 6 का मतलब y के पैरेलल, और y इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या हो, 6 मतलब कोई संख्या ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 7 8 10 11 कोई भी संख्या हो सकता है। मैं यहाँ पे c कांस्टेंट कुछ ले रहा हूँ और यहाँ पे इसके पैरेलल होगा, अगर y बराबर 6 होगा तो x के पैरेलल होगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक सा आइडिया आपको ग्राफ पे हो जाना चाहिए, तब आपको ग्राफ समझने में मजा आएगा। चलिए यहाँ पे अब हम शुरुआत करते हैं। अब आप लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखिए आप सब, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आप सब लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब यहाँ पर समझना शुरू करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता क्या है, कैसे कैसे काम होता है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले जो नोट पॉइंट है वो आपको समझा देता हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives the instantaneous value of displacement at any instant of time। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कोई भी टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ग्राफ का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, ये ग्राफ के हम लोग ग्राफ में भी समझेंगे, पहले आप पॉइंट सारे लिख लीजिए। द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द ग्राफ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम gives the instantaneous velocity at that instant। वेलोसिटी बताएगा जब उसका स्लोप लेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा उसमें जो स्लोप होगा वो बताएगा आपका वेलोसिटी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तीसरा,
डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कैन नॉट बी अ शार्प टर्न। क्यों नहीं हो सकता है शार्प टर्न? क्योंकि कोई भी वेलोसिटी के अंदर में अगर मैं यहां से देखूं तो कोई अगर स्पीड चल रहा है, ब्रेक मारेंगे 0 होगा, फिर टर्न करेगा तो एकदम से टर्न नहीं होगा। इसीलिए उसका जो वेलोसिटी होगा, अगर टर्न हो गया तो इनफाइनाइट वेलोसिटी होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए शार्प टर्न पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें एक एक पार्ट पे अब बात करते हैं। आपको यहां से एक एक पार्ट ग्राफ का समझते हैं। डिफरेंट केसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ऑलमोस्ट सब कुछ कवर है यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में रेस्ट का ग्राफ बनाना हो तो ये वाला है। इस ग्राफ के अंदर में अगर आप देखें तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इसका मतलब समय तो चल रहा है। देखिए समय यहां से अगर मैं बात करूं तो ये समय तो चल रहा है, लेकिन जो इसकी हाइट है वो डिस्टेंस बता रहा है। तो हाइट ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। अगर घट रही होती तो हम बोलते कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है, अगर बढ़ रही होती तब भी हम बोलते कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो ये अगर कांस्टेंट है इसका मतलब रेस्ट है, वो कभी बदल नहीं रही है। लेकिन एक चीज इस ग्राफ में एक चीज है, एट t इज इक्वल टू 0 पर s नॉट इक्वल टू 0 कुछ न कुछ है। t इज इक्वल टू 0 पर इस पॉइंट पर देखिए उसकी वैल्यू यहां नहीं है, उसकी वैल्यू यहां है, तो कुछ न कुछ ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को a कह लीजिए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 0 पर a है। लेकिन कुछ समय के बाद वो a ही रहता है, घटता नहीं है ना ही बढ़ता है, तो वो इसका मतलब रेस्ट पे है। ओके, इस ग्राफ में और क्या समझ सकते हैं? इस ग्राफ में ये समझा जा सकता है कि जो इसका स्लोप होगा वो वेलोसिटी बताएगा, और इसका स्लोप क्या है? 0, यानी कि एंगल क्या है? 0। इसका मतलब स्लोप इसका 0, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगा? 0। क्लियर है क्या? तो इसमें यहाँ पे पार्ट में लिखा हुआ है स्लोप 0 है मतलब वेलोसिटी 0 है। v यहाँ पे वेलोसिटी है, v यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो पहली बात तो इसका डेफिनेशन समझिए। यूनिफॉर्म मोशन कहते कैसे हैं, किसे कहते हैं? इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। उसका ग्राफ बनता है ऐसा। इस ग्राफ का एक और नाम है जिसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ। इस ग्राफ का एक और नाम है, इसको हम लोग लीनियर ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, S वर्सेस t में अगर देखा जाए तो S इज इक्वल टू वी टी का इक्वेशन बन रहा है, x इज इक्वल टू वी टी। तो आप ध्यान से देखिए, तो अभी हमने सीखा है S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ कुछ कांस्टेंट टर्म दे रहे हैं, दैट कांस्टेंट टर्म इज t, तो इसलिए S इज इक्वल टू वी टी। और इसलिए भी v यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। v 0 नहीं है, कांस्टेंट है। ऊपर वाले में 0 था, नीचे वाले में कुछ भी वैल्यू है, लेकिन वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। ठीक है, ये था। स्लोप कांस्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक और छोटा सा टर्म लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 ही होने वाला है। तो वो द ग्राफ है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विथ u इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू, यहाँ पे बोला हुआ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जब t 0 होगा तो s 0 था और u 0 था। तो इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है। अब इस ग्राफ को अंदर में थोड़ा सा देखिएगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होने वाला है वो कांस्टेंट होने वाला है। एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा।